नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान का पेपर नंबर 63 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों लेवल के लिए बेहद उपयोगी है। साथ ही थर्ड ग्रेड मुख्य पेपर के लिए और सेकंड ग्रेड के साथ फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए भी ये उपयोगी साबित होगा। तो पूरे 30 प्रश्न हैं, 30 ही प्रश्नों को देख करके जाना। बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं प्रश्न बना रहा हूं साथियों, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वापस बता रहा हूं कि कल आपके 5 जून को मेगा टेस्ट आयोजित करवाया जाएगा साथियों, पूरे 150 प्रश्नों का, जो कि लेवल 1 के लिए अलग रहेगा और लेवल 2 के लिए अलग रहेगा। तो आप लेवल 2 से हो या लेवल 1 से हो, दोनों के लिए अलग अलग मेगा टेस्ट यहां पर लिया जाएगा, उसको जरूर अटेंड करिएगा साथियों। पहला प्रश्न देखेंगे आपके इस पेपर का। प्रश्न नंबर 1 है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 32। तो देखो, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपके, वो है विकल्प नंबर 3 में साथियों। अनुच्छेद 21A जो है यह शिक्षा के अधिकारों से संबंधित है और यह शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 21A। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपके, विकास की प्रवृत्ति होती है, ऋणात्मक होती है, परिमाणात्मक होती है, गुणात्मक होती है और परिमाणात्मक व गुणात्मक होती है। तो साथियों, अगर हम बात करें, आपने 2 चीज़ें पढ़ी होगी, एक तो है वृद्धि और एक है साथियों विकास। अगर हम यहाँ पर देखें तो वृद्धि सिर्फ और सिर्फ परिमाणात्मक होती है, जिसको आप नाप और तोल सकते हो। जैसे वजन है, जैसे ऊंचाई है, ये आपके परिमाणात्मक परिवर्तनों के अंतर्गत आ जाता है, जो किसके अंतर्गत है? वृद्धि के अंतर्गत। लेकिन साथियों, गुणात्मक रूप से विकास होता है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, वृद्धि भी विकास में समाहित होती है। अतः विकास की प्रवृत्ति परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होगी। 4th विकल्प आपका सही है। वैसे तो गुणात्मक होती है, लेकिन विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आने के कारण परिमाणात्मक भी इसका सही उत्तर होगा। तो परिमाणात्मक व गुणात्मक आपके 4थे विकल्प में दे रखा है, जो कि दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 3 है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, छात्रों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना और ग्रेड्स प्रदान करना। तो साथियों, निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसको रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य दिए गए विकल्पों में से ग्रेड्स प्रदान करना तो है नहीं इसमें साथियों। राइट आंसर रहेगा आपके यहाँ पर विकल्प नंबर 1, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों के अनुसार प्रथम विकल्प ही इसमें सही रहेगा। तो चलिए 4था प्रश्न देखेंगे। क्रियात्मक शोध समस्या के समाधान के संदर्भ में गोष्ठियों एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना श्रम की बचत होगी, असार्थक प्रयास होगा, सार्थक प्रयास होगा और समय एवं धन की बचत होगी। तो जो क्रियात्मक शोध समस्या का समाधान करना है साथियों, उसके लिए जो गोष्ठियों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, वो असार्थक प्रयास नहीं होगा, बल्कि वो एक सार्थक प्रयास होगा, अच्छा प्रयास होगा साथियों। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5, योजना विधि में छात्रों को वातावरण मिलता है, सहयोग का मिलता है, बंधन का मिलता है, स्वच्छंदता का मिलता है और स्वतंत्रता का मिलता है। तो साथियों, योजना विधि जो करके सीखने पर आधारित होती है साथियों, इसमें छात्रों को बंधन का या स्वतंत्रता का या स्वच्छंदता का नहीं, बल्कि सहयोग का वातावरण मिलता है। एक दूसरे का सहयोग करते हुए छात्र योजना विधि के माध्यम से सीखते हैं। योजना विधि एक बाल केंद्रित विधि है। कैसी विधि है? बाल केंद्रित विधि है, जिसमें छात्र क्रिया आधारित अधिगम करते हैं।
और एक दूसरे का सहयोग करते हैं साथियों। अतः योजना विधि में छात्रों को कैसा वातावरण मिलता है? सहयोग का। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न है आपके, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, कक्षा केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो देखो एनसीएफ 2005 जो है साथियों, ये क्या कहता है कि जो गणित शिक्षण किया जाता है वो कैसा होना चाहिए। तो साथियों प्रश्न संख्या 6 में जो सही उत्तर है, एनसीएफ 2005 कहता है कि जो गणित का शिक्षण है वो शिक्षण केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या कक्षा कक्ष केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि वो बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। विकल्प 1 आपके छठे प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है, अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को और पाठ्यक्रम को। तो जो स्मिथ ने कहा है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें जो कार्यवाहक है साथियों वो कौन है? शिक्षक है साथियों। शिक्षक को स्वतंत्र चर की संज्ञा दी गई है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 8, एक कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है शामपट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी करना चाहिए, वहाँ कहानी कहना चाहिए या प्रश्न पूछना चाहिए। तो देखो छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए जैसे यहाँ पर यूं नहीं दिया जा रहा है कि भाई कक्षा का स्तर क्या रहेगा साथियों, तो जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है प्रश्न संख्या 8 में, यहाँ पर कक्षा का स्तर नहीं दिया जा रहा है कि भाई प्राथमिक कक्षा है, उच्च प्राथमिक है या उच्च माध्यमिक है, मतलब उच्च है या निम्न कक्षा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। अतः यहाँ पर कहानी और शामपट्ट नहीं रहेगा, बल्कि राइट आंसर है इसका प्रश्न पूछने चाहिए। क्योंकि बच्चों से प्रश्न अगर शिक्षक पूछेगा तो बच्चे उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए एक्टिव रहेंगे, तैयार रहेंगे, चीज़ों को सही तरह से समझने और सुनने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न पूछना सर्वश्रेष्ठ विकल्प है 8वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ 4th विकल्प आपके सही है। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है प्रतिगमन है, आंशिक दमन है, भय है और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप विकल्प में से हटा दीजिए। देखिए सिगमंड फ्रायड का मानना था कि बालक जो असामान्य व्यवहार करता है साथियों, इसका मौलिक कारण आंशिक दमन होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे सामने अनेक तरह की चीज़ें आती है और कई सारे हमारी इच्छाएं भी होती है, लेकिन सभी की पूर्ति नहीं हो पाती है और फिर हम उन चीज़ों का दमन कर देते हैं साथियों। जो फलस्वरूप उद्दीपक वापस जब भी सामने आता है तो वो चीज़ें बाहर आती है जो ही असामान्य व्यवहार करवाती है। तो यहाँ पर आंशिक दमन आपका दूसरा विकल्प प्रश्न संख्या 9 में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 10, बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? युक्तिकरण का, प्रतिगमन का, प्रक्षेपण का और विस्थापन का। तो बच्चे जैसा व्यवहार करना विस्थापन नहीं है साथियों। विस्थापन में तो जो निम्न स्तर की चीज़ें होती है, जो निम्न स्तर के व्यक्ति या वस्तु होते हैं, उन पर अपना गुस्सा निकाला जाता है, उन पर अपना क्रोध प्रकट किया जाता है जो अपना कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक बालक अपना गुस्सा पत्थर या खिलौनों पर निकालता है तो ये चीज़ें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये कहलाता है विस्थापन। प्रक्षेपण में मतलब दूसरों पर आरोप लगाया जाता है साथियों। युक्तिकरण में कोई बहाना ढूंढा जाता है उपयुक्त, और प्रतिगमन में पूर्व अवस्था में लौटा जाता है, जैसे बच्चे जैसा व्यवहार करना, जोर जोर से रोना, बच्चे की तरह रोना। तो ये प्रतिगमन के उदाहरण हैं। विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न संख्या 10 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है, यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की, टर्मन की, वुडरो की और रोज की। तो यहाँ पर बुद्धि के संबंध में उपरोक्त परिभाषा जो दी गई है यह किसके द्वारा दी गई है?
प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर बताइए साथियों। देखो, बुद्धि के बारे में उपयुक्त जो परिभाषा दी गई है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है, ये टर्मन ने कहा है। किसने कहा है? ये टर्मन ने कहा है साथियों, बुद्धि के बारे में। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अमूर्त विचार किसने बताए हैं? टर्मन ने। आप इतना याद रख सकते हो, बुद्धि के संबंध में अमूर्त विचार किसने बताए? टर्मन ने बताए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न है आपके, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर बल देता है, सामान्य बुद्धि पर बल देता है, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर बल देता है और प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। तो बताओ प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों, अगर सही उत्तर की बात करें तो गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसमें अनेक प्रकार की बुद्धि का इन्होंने उल्लेख किया है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मात्रा अलग अलग पाई जाती है साथियों। तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर यह बल देता है। जैसे किसी व्यक्ति में संगीत संबंधी बुद्धि है तो किसी व्यक्ति में साथियों अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, तो किसी में अंतःवैयक्तिक बुद्धि है, तो किसी में शरीर गतिमानी बुद्धि है। अलग अलग प्रकार की विलक्षण योग्यताएं व्यक्ति में रहती है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 13वां प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13 है, खेलों के माध्यम से बालकों में कौन सा गुण अधिक विकसित होता है? भौतिकता, नैतिकता, सामाजिकता। और यहाँ पर 2 बार भौतिकता टाइप हुआ है, चलो कोई ना, क्योंकि आपका आंसर भौतिकता तो है नहीं इसमें। देखो, मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि कल सुबह 9 बजे, 9 क्या 8 बजे डाल दूंगा, और कल सुबह 8 बजे आपके मेगा टेस्ट आ रहा है पूरे 150 प्रश्नों का। तो बहुत मेहनत से टेस्ट बनाए हैं साथियों दोनों लेवल के लिए। आप जरूर देखना आइएगा साथियों, टेस्ट को जरूर अटेंड करिएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। देखो, खेलों के माध्यम से बालकों में जो गुण उत्पन्न होता है सर्वाधिक, तो वो नैतिकता, भौतिकता या सामाजिकता, 3 ही विकल्प बच रहे। तो दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक सही विकल्प है सामाजिकता। वैसे खेलों के माध्यम से बालक में सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन ऐसा विकल्प में नहीं दिया गया है, तो फिर हम सामाजिकता को सही करेंगे साथियों, क्योंकि सामाजिकता की भावना खेलों के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा विकसित होती है। थर्ड विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही रहेगा। नैतिकता तो इसका आंसर होगा नहीं, भौतिकता या सामाजिकता में से किसी एक का चुनाव करना था, तो सामाजिकता सही आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। तो आपके 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं का न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई आना और अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो जो मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 14 में करना है साथियों। जो बालक मानसिक रूप से मंद होता है उसकी जो IQ है, उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 25 से 70 के मध्य होती है, तो ये सही है। वह वातावरण के साथ अनुकूलन करने में भी उनको कठिनाई आती है, ये भी सही है। धीमी गति से सीखते हैं और दैनिक जीवन की क्रियाओं को भी वो नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ ये तीनों विकल्प तो सही है, लेकिन अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना ये मानसिक मंदता की विशेषताओं में नहीं आता है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। आलपोर्ट ने शील गुण के कई प्रकार बताए, निम्न में से कौन सा आलपोर्ट द्वारा बतलाए गए श्रेणी में नहीं आता है? तो कार्डिनल शील गुण, केंद्रीय शील गुण, गौणशील गुण और क्षमताशील गुण। देखो, आलपोर्ट ने जो शील गुण के अलग अलग प्रकार बताए हैं, तो जो प्रकार आलपोर्ट के द्वारा नहीं बताया गया है साथियों, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 15 में करना है। तो कार्डिनल शील गुण भी बताया है, केंद्रीय शील गुण भी बताया है, गौणशील गुण भी बताया है, लेकिन क्षमताशील गुण इन्होंने नहीं बताया है। 15वें प्रश्न में आपके फोर्थ विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है,
आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है या प्रक्षेपी विधि है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए क्वेश्चन को। जो TAT है साथियों, यह व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधि में क्या किया जाता है, व्यक्ति का जो अचेतन मन होता है, कौन सा मन होता है, अचेतन मन होता है, इसमें जो बातें छिपी रहती है, इसमें बातें जो दबी रहती है, उनको बाहर निकालने का कार्य किया जाता है प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से। तो 16वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 को देख लेते हैं। आपके 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, आवश्यकता का, भौतिक संरचना का, वातावरण का और जन्मजात का। साथियों तो देखो, जो अभिप्रेरणा होती है साथियों, यह आवश्यकता से पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। व्यक्ति के सामने आवश्यकता उत्पन्न होगी, जिससे व्यक्ति उस चीज़ की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होकर कार्य करेगा। वातावरण का प्रभाव भी अभिप्रेरणा पर पड़ता है। अभिप्रेरणा भौतिक संरचना या जन्मजात, तो भौतिक संरचना का अभिप्रेरणा पर प्रभाव नहीं पड़ता है साथियों। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 17 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 को देख लेते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद और नैतिक दुविधा। तो देखो, कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो बालक के द्वारा सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में जो चिंतन प्रक्रिया शामिल होती है, उसको नैतिक तर्कना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नैतिक तर्कना के नाम से। तो विकल्प नंबर आपका 2 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19, अधिगम का साइन गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, रॉबर्ट गेने ने, टोलमैन ने, JP वाटसन ने और अल्बर्ट बंडूरा ने। साथियों, रॉबर्ट गेने के अनुसार तो सीखने के प्रकार बताए हैं, जो कि 8 प्रकार थे साथियों, वो मैंने आपको बता रखे हैं। ये आपका आंसर नहीं है। जो साइन गेस्टाल्ट सिद्धांत है, गेस्टाल्ट वादियों ने नहीं दिया है, जो वर्दिमर है, कोपका है, कोलर है, इन्होंने नहीं दिया है, बल्कि टोलमैन के द्वारा अधिगम का साइन गेस्टाल्ट। देखो यहाँ पर तो मैंने गेस्टाल्टवादियों को विकल्प में नहीं रखा है, बट गेस्टाल्टवादी आ जाते तो आप उस पर डायरेक्ट चले जाते साथियों। इसलिए आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि साइन गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह अधिगम वाला जो सिद्धांत है, ये टोलमैन के द्वारा दिया गया है। विकल्प आपका 2 ही 19वें प्रश्न में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। तो 20वां प्रश्न है आपके, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है, हाथ मुंह संबंधन, आँख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया और बोलना शुरू। तो देखो, जब बालक 4 से 8 माह का हो जाता है तो यहाँ बोलना शुरू नहीं करता है, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया शुरू से ही करता है। हाथ मुंह संबंधन पहले हो जाता है साथियों, और राइट आंसर इसका रहेगा आँख हाथ संबंधन। यहाँ पर बालक जब 4 से 8 माह का होता है तो इसमें संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, आँखों का संबंध हाथ से। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 20 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। तो आपकी 21वां प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी, 1879 में, 1905, 1916 और 1908। साथियों, अगर हम बात करें मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट के द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की। तो भारत में मनोविज्ञान का आगमन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, और प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में हुई थी। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई है कि ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। दूसरा है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। तीसरा है विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो कोई नहीं वाले विकल्प को आप हटा दीजिए। अब आपके सामने 3 विकल्प है। देखो एनसीएफ 2005 कहता है कि जो ज्ञान है वो स्थायी होता है और वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना भी की जाती है। ये विकल्प बिल्कुल सही है। यह शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र नहीं होता है, ना ही विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर होता है साथियों। ओनली विकल्प एक ही आपके 22वें प्रश्न में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। तो 23वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य दिया जाना चाहिए। 1 घंटे का दिया जाना चाहिए, 2 घंटे का दिया जाना चाहिए, 2 से 3 घंटे का दिया जाना चाहिए और इनमें से कोई नहीं। तो आरटी 2009 क्या कहती है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 से 8वीं तक के बालक बालिकाओं की बात की जा रही है। तो इस स्तर पर जो गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है वो 2 घंटे का होना चाहिए। कितने घंटे का होना चाहिए? 2 घंटे का। दूसरा विकल्प 23 में सही है आपके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो 24वां प्रश्न है, इनमें से अधिगमकर्ता को सर्वाधिक स्वतंत्रता देता है क्रियावाद, व्यवहारवाद, सृजनशीलतावाद और संरचनावाद। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा यहाँ पर जो ऐसा प्रकार है जो सर्वाधिक स्वतंत्रता बालक को देता है? अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाले को देता है। तो 24वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा साथियों। क्रियावाद में करके सीखा जाता है, संरचनावाद, सृजनशीलतावाद और व्यवहारवाद। दिए गए विकल्पों में से जो आपका सही उत्तर है वो रहेगा सृजनशीलतावाद। क्यों रहेगा? क्योंकि सृजनशीलता बंधनों में नहीं होती है साथियों, पूर्ण रूप से बालक को स्वतंत्र किया जाता है। क्योंकि सृजनशीलता तो बिल्कुल नवीन होती है, उसको बताया नहीं जाता है कि ऐसे करना है। अतः यहाँ पर सृजनशीलतावाद ही सर्वश्रेष्ठ आंसर है 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 25वां प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों में मूल्य आधारित शिक्षा देने की और बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो देखो जो आधुनिक शिक्षण प्रणाली है साथियों, प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर है, देखो आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया क्या मानती है कि शिक्षक की भूमिका बालक को सिर्फ ज्ञान प्रदान करने में नहीं होती है साथियों, क्योंकि ज्ञान का निर्माण तो स्वयं बच्चे के द्वारा किया जाता है। शिक्षक तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सुलभकर्ता होता है, वहाँ पर बच्चों का मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। इसलिए विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 26वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये देखिए 26वें प्रश्न को, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? तो पहला युग्म है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, तीसरा है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की और चौथा है नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग। तो इनमें से जो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत है और जो उनके प्रतिपादक है उसमें कौन सा युग्म आपको असंगत मतलब गलत लग रहा है? तो जो गलत लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 26 में करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो पहला विकल्प कह रहा है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड ने दिया है, बिल्कुल सही बात है, आपको असंगत मतलब गलत देखना है। दूसरा विकल्प कह रहा है आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने ही दिया है, जिसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है संज्ञानात्मक विकास की। तीसरा कह रहा है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने नहीं दिया है बल्कि एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? इरिक एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें इन्होंने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई है। तो ये क्या है? असंगत है। अतः 26वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। बाकी नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कोहलबर्ग के द्वारा। तो ये भी सही है, ओनली तीसरा ही विकल्प यहाँ असंगत है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो आपके 27वां प्रश्न है, किसने कहा है कि बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, उसके मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है? स्ट्रेंग ने कहा है, कोल्सनिक ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है और ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने कहा है। तो साथियों ये जो परिभाषा दी गई है बाल्यावस्था के संबंध में
कि बाल्यावस्था ही वह अवधि होती है जब व्यक्ति के जो दृष्टिकोण हैं, व्यक्ति के जो मूल्य हैं और आदर्श है, उनका बहुत सीमा तक निर्माण या निर्धारण हो जाता है। तो फोर्थ विकल्प आपके 27 का सही आंसर है, ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन। फोर्थ विकल्प आपका सही आंसर है, ये ब्लेयर जोन्स सिम्पसन के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है 20 ने मानसिक व शारीरिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन हस्तांतरित करता है? संयुक्त कोष, पितृक, उत्पादक कोष और सभी। तो देखो मानसिक और शारीरिक गुण, मानसिक गुण मतलब कि भाई माता पिता के जैसे मानसिक गुण हैं वैसे ही बालक में मानसिक गुण आना। शारीरिक गुण मतलब जैसे माता पिता की जो लंबाई चौड़ाई शरीर की है वैसी ही बालक की शरीर की लंबाई चौड़ाई होना। तो यहाँ पर साथियों ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं यह पितृक के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? पितृक के द्वारा। विकल्प 2 आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब 30वां प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या 31 है यहाँ पर। इसके बाद में एक और प्रश्न है आपके अभी। अधिगम है, क्या है अधिगम? व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन अधिगम है, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है और इनमें से सभी। तो 30वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। इसके बाद लास्ट वाला प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो यहाँ पर अधिगम व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन नहीं होता है साथियों, क्योंकि प्रत्येक व्यवहार में तो कई सारे परिवर्तन आते हैं, बल्कि अधिगम का मतलब होता है अनुभवों एवं प्रशिक्षण या अभ्यास के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं स्थायी रूप से, उनको ही अधिगम कहा जाता है। तीसरा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अंतिम और 31वां प्रश्न है, बालक में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जब वह उद्दीपकों में विभेद करना सीख जाता है, जब वह भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब वह 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, या उक्त सभी के होने पर। तो देखो संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया, अगर बालक 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया तो क्या सभी संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया सभी में यहाँ पर शुरू हो जाएगी? अगर बालक बहुत ही ज़्यादा मंदबुद्धि है तो नहीं हो पाएगी साथियों। जब भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब, या उद्दीपकों में विभेद करना सीख लेता है तब। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। जब बालक उद्दीपकों में विभेद करना सीख जाता है तो उसके अंदर संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। विकल्प 1 आपके 31 में सही है। तो इस प्रकार आपके 63 टेस्ट यहाँ पर साइकोलॉजी के पूर्ण हो चुके हैं और आपके 37 टेस्ट आना और बाकी है साथियों। आपको 100 टेस्टों की सीरीज यहाँ पर चलाई जा रही है आपके लिए। अब देखो इसके पहले के 62 टेस्ट आपके यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ, तो उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हो 62 टेस्टों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।